नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। को इस वक्त हमारे समक्ष है नागपुर हर्निया एंड पाइल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सोरटे। आप एक जनरल सर्जन हो सर। या सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कल वर्ल्ड पाइल्स डे सेलिब्रेट किया गया है, तो आप ये बताइए, एक जनरल सर्जन है तो जो अयोग्य जीवन शैली जो चल रही है, जंक फूड जो ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, उसका इफेक्ट उनके बवासीर पर किस तरह से हो रहा है, उस बारे में आप बताइए। बद्धकोष्ठता एक बहुत ही बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है अभी फिलहाल, क्योंकि खान पान में जो नई चीज़ें अभी इंट्रोड्यूस हुई, जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, जो मैदा युक्त होते हैं, जिसमें फाइबर्स कम होते हैं, और ये प्रमाण यंग एज के लोगों में ज़्यादा होने के कारण ये बीमारी बवासीर, फिशर जैसे जिसको क्रैक कहते हैं हम, फिस्चुला, ये चीज़ें यंग जनरेशन यानी 20 से 30 उम्र में भी अभी बढ़ती हुई है। प्रमाण जो एक्चुअली अच्छे खान पान से कम होना चाहिए वो उल्टा बढ़ते जा रहा है। इसमें सिर्फ क्या पदार्थ खाना यही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइम से खाना, स्लोली खाना और लैट्रिन की आदत रेगुलर रखना, जिसके लिए पानी भरपूर पीना, फ्रूट्स ज़्यादा खाना, हरी सब्जियां, फल जैसे ककड़ी, गाजर, मूली, ये चीज़ें ज़्यादा प्रमाण में खाना चाहिए। तभी ये बवासीर का प्रॉब्लम कम हो सकता है, लेकिन यही अपने खान पान में कम होते जा रहा है, इसीलिए बीमारियां बढ़ती जा रही है। बवासीर अभी नई जनरेशन के लोगों में, जिनका बैठा हुआ काम है, जो 8-8 घंटे बैठे हुए रहते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें ज़्यादा प्रमाण में देखा जाता है। कोविड के पीरियड में दहशत के कारण काफ़ी लोगों ने दूर का घूमना वगैरह बंद कर दिया था। रोज़ का जो मॉर्निंग एक्सरसाइज होना चाहिए, मॉर्निंग वॉक होना चाहिए, वो नहीं लेते थे। वैसे ही यंग जनरेशन में जिनका वर्क फ्रॉम होम वर्क था, वहाँ पे ज़्यादा सिटिंग वर्क होता था और साथ साथ खाना भी बहुत होता था, तो उसके साथ ही ये प्रॉब्लम्स अभी बढ़ते जा रहे हैं। इम्यूनिटी कम होने से उसमें ब्लीडिंग के भी प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं। ब्लीडिंग की बवासीर जो है वो भी बढ़ती जा रही है। सर, जिन्हें बवासीर है, जिन्हें पाइल्स है, उनमें उस ऐसे सेक्शंस पे काफ़ी डर होता है कि ऑपरेशन कैसा होगा, या गुदा मार्ग से जो कोम निकलती है तो उसका ऑपरेशन मतलब कितने फेज में होगा, तो और क्या उसकी अभी नई प्रणाली है, क्या नई प्रचलित पद्धति है, उस बारे में भी थोड़ा आप बताइए। हम तज्ञों का भी यही विचार है कि ये जो पुराने ऑपरेशन थे, जहाँ काटपीट की जाती थी, जो भी मांस बढ़ा हुआ रहता था बवासीर का, उसको काटा जाता था और सिलाया जाता था या वैसे ही छोड़ दिया जाता था, तो जो घाव रहता था संडास के छेद पे ऊपर चमड़ी पे, वो हील होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता था, जिसकी मरम्मत घर में करना पड़ता है या दवाखाने में जाके करना पड़ता है। कभी कभी उस घाव में से ब्लीडिंग भी होता था, लेकिन अभी आधुनिक पद्धतियों में ये प्रमाण कम हो चुका है। जैसी नई पद्धतियाँ है, अभी हमारे पास एक ऑपरेशन है जिसमें हम दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, जो कि हमारा ऑपरेशन गुदा के छेद के 6 सेंटीमीटर अंदर होता है, जहाँ काटपीट नहीं होती है, सिर्फ बढ़े हुए मांस की सिलाई होती है। उसके कारण पेशेंट हमारा घर दूसरे दिन सवेरे जा सकता है, लैट्रिन भी आसानी से खुशी खुशी कर सकता है, ब्लीडिंग भी नहीं होता है और उसको दर्द भी नहीं होता है। एक बहुत अच्छा राहत मिली है कि जहाँ दर्द के कारण पेशेंट डरते थे, अभी हम बोल सकते हैं कि ये ऑपरेशन में दर्द भी नहीं होता है, कंफर्टेबल लाइफ है और जल्दी से जल्दी काम पे जा सकता है, अपने कामकाज पे लगता था। पहले पुरानी पद्धतियों में जहाँ काटपीट था, वहाँ पे 1.5 महीना घर में आराम करना पड़ता था, बैठना उठना उनका मुश्किल होता था। अभी घाव गुदा के छेद पे न होने के कारण कोई भी तकलीफ नहीं है, चलना उठना बैठना एक्सरसाइज करना, ये सभी चीज़ें वो कर सकते हैं। इसीलिए ये दूरबीन पद्धति, जहाँ पे एक दूरबीन गुदा के रास्ते द्वारा अंदर डाली जाती है, करीबन 8 इंच की लंबी दूरबीन है, और उस दूरबीन द्वारा अंदर 2 लाइन में सिलाई की जाती है। तो ये अभी बहुत अच्छा प्रचलित होते जा रहा है। इसमें एक फ़ायदा ये मिलता है कि जो पहले हम बोलते थे कि बवासीर पे गारंटी नहीं है और दोबारा होने का प्रमाण कम से कम 30% तक जा सकता है, लेकिन अभी इस पद्धति द्वारा ये देखा गया है कि 13 साल के अनुभव के बाद ये स्टडी हुई है, जहाँ अभी दोबारा होने के प्रमाण 1.7% पे आ चुका है।
यानी अभी नहीं के बराबर दोबारा होने का प्रमाण आया है। बवासीर की 4 स्टेजेस होती है, जहाँ पे एक पहली स्टेज और दूसरी स्टेज जो है वो अंदर ही रहती है, जो बाहर दिखती नहीं है। तीसरी स्टेज में थोड़ा कोम बाहर आना चालू हो जाता है, वो लैट्रिन से उठने के बाद अंदर चले जाता है। और चौथी स्टेज में मांस बाहर आके कई देर तक बाहर ही रह सकता है या परमानेंटली बाहर रह सकता है। ऐसे में आयुर्वेदिक या कोई भी पद्धति, हमारे भी पद्धति है, जैसे इंजेक्शन देना, बैंड लगाना, लेज़र पद्धति है और बहुत सारी पद्धति है, जहाँ पे हम बवासीर को जो पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में है उसको हम बिना ऑपरेशन के ही कर सकते हैं। ऑपरेशन सिर्फ स्टेज 3B यानी जो बाहर आती है और जो बाहर आके बाहर ही रहती है, ऐसी स्टेज में हमको ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी जो पहले काटपीट के ऑपरेशन करने पड़ते थे वो अभी नहीं करने पड़ते हैं। आयुर्वेदिक पद्धति भी अच्छी रह सकती है, हम उसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मरीज ने अंदर की जांच करने के बाद ही कोई भी दवाई लेना चाहिए, तभी पता चलेगा कि अंदर की बीमारी किस प्रमाण में है, क्या है। क्योंकि वो बवासीर ही रहेंगे ऐसा नहीं, खून जा रहा है इसलिए बवासीर ही है ऐसा नहीं, वो फिशर भी रह सकता है, वो फिस्टुला भी रह सकता है, वो कैंसर भी रह सकता है। अभी यंग जनरेशन में भी कैंसर देखे जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जहाँ देरी ना हो, इसीलिए दूरबीन का चेकअप जो ओपीडी में ही किया जाता है, पेशेंट आता है, जहाँ कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, पेशेंट आता है जाता है, ऐसी चेक करके ही कौन सी पद्धति अपनाना है ये पेशेंट ठहरा सकता है। 40 से 50% केसेस में ये जेनेटिक होता है, जहाँ पे पैदाइशी यानी पारंपरिक पद्धति से बवासीर आती रहती है, जो रोकना मुश्किल है। लेकिन बवासीर है इसीलिए वो बीमारी है ऐसा नहीं है, उससे तकलीफ होती है तब वो बीमारी कही जाती है। वो तकलीफ बढ़े नहीं, इसीलिए खान पान बैलेंस रहना चाहिए, यहाँ पे फाइबर युक्त पदार्थ ज़्यादा रहना चाहिए, जैसे फल है, ककड़ी, गाजर, मूली है, हरी सब्जियाँ है, अंजीर है। ये चीज़ें खाने से अपना मल सॉफ्ट रहता है, कड़क नहीं होता है। कड़क होने से जोर लगाना पड़ता है और जोर लगाने से बीमारियां बढ़ती है। इसमें साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगा, पानी भरपूर पीना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे कम से कम 3 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज करने से इसका प्रमाण कम होता है। और ज़्यादा बैठक एक साथ नहीं करना चाहिए। जो इंजीनियर्स है जो बहुत 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, उन्होंने एटलीस्ट हर घंटे को एक 10 मिनट के लिए चल के फिर के आना चाहिए और बाद में काम चालू करना चाहिए। यहाँ पे एडमिशन की फैसिलिटी है, यहाँ पे जांच जो प्राथमिक जांच होती है, जो पेशेंट जब हमारे पास पहली बार आता है तो वो जो जांच करना पड़ता है उसकी पूरी फैसिलिटीज़ है। और आधुनिक पद्धतियों में पुरानी पद्धत भी कर सकते हैं जब ज़रूरत है, और साथ साथ ये जो आधुनिक पद्धत मैंने बताया दूरबीन पद्धति, वो भी हम रेगुलरली करते हैं, जिसमें जैसा पेशेंट एक दिन आता है उसके इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, उसका दूसरे दिन जो प्रोसीजर किया जाता है, और उसके बाद में 24 घंटे के बाद जब उसको अच्छी से लैट्रिन हो जाती है तो उसको डिस्चार्ज किया जाता है। बाहर गांव के पेशेंट को हम उसी दिन नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वो डर के मारे दूसरे दिन लैट्रिन करना घबराएगा। यहाँ लोकल पेशेंट्स को वो हम भेज सकते हैं। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।